जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने टीके सर यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं, आज हम बायोलॉजी हो चाहे जीव बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों के सम्मिलित क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें लगभग 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यदि आप वीडियो में बने रहते हैं तो ये 200 क्वेश्चन आपको किसी चाहे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सब में आपके हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें प्यारे साथियों, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्यारे साथियों, जीव विज्ञान। इसमें स्पेलिंग पे न जाइएगा। जीव विज्ञान है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सब सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है पुरकिंजे, तीसरा वान मार्ले या लैमार्क एंड ट्रेविनेस ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविनेस ने। लेकिन जीव विज्ञान का जनक जब कहा जाएगा प्यारे साथियों, तो आपको जनक अरस्तु को ही बताना है। जनक जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अरस्तु। चलते हैं, अब आ गया जीव विज्ञान के जनक को किसे माना जाता है? तो आप क्या बताओगे? पुरकिंजो को, कि अरस्तु को, कि डार्विन को, कि लैमार्क को? सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं, कमेंट जरूर करते रहें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान। अभी बात हो चुकी है। जंतु विज्ञान या जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन है लैम। ये तो बता ही चुका हूँ, तो इसको ऑप्शन बताने कोई मतलब नहीं। तो अब इसका उत्तर आप बताएंगे अरस्तु। इसके उत्तर हो जाएगा शुक्राणु विज्ञान, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बीजों का, पत्ती का, फल का या पराग का, कण का? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ए करेक्ट हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पॉलिनोलॉजी? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। किसको? पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का, जो अस्थियों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का? तो इसमें इंग्लिश वाला देख के आप समझ गए होंगे। तो इसके अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, फॉसाइल का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं वनस्पति प्लांट कल्चर, वनस्पति संवर्धन किस संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या ओलेरिकल्चर? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर कहा जाता है वनस्पति संवर्धन को। और ओलेरिकल्चर क्या है? सब्जी और साग सब्जी उगाने की पद्धति को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। चलते हैं फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी? तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आप बताएंगे। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अध्ययन वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अभी और भी टॉपिक के मिलने वाले हैं। पहले अध्ययन, आप जानते हो अध्ययन वाला ही चैप्टर पहले जो विज्ञान में आता, अभी और ये ना समझिए पूरा अध्ययन वाला ही है। आगे आपको और अच्छे क्वेश्चन। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का, फसल का, फलों का, घासों का? एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो आप क्या बताओगे? एग्रो लिखना था, वहाँ एग्रे लिख दिया गया। घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? लाइनर कहलाते हैं, थियोफ्रास्टर, ट्रेविनेस या प्लाइनलेस्ट? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? थियोफ्रास्टर को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टेन किया, लेवेनहॉक ने। तो जीवाणु की खोज किसने किया था? तो बताओगे रिवीजन पर्पज से। यह आपके लिए बहुत बेहतरीन, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कितना आपको बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है। जिन पौधों के बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें क्या कहा जाता है? आवृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी या ब्रायोफाइट? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनावृत बीजी कहा जाता है। इसमें बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं। देखिए ध्यान रखना, बीज लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, उन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। चलते हैं कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया है, मम्स है, कि चेचक है, कि तपेदिक है? तो कौन सा वो हो जाएगा? आप बताओ। टीबी किससे होता है? तो बताओगे टीबी रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। पंडित जी का टीका न्यू है,
ये आपने ट्रिक सुना होगा, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का ट्रिक है। तपेदिक टीबी से उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से हैं? साल्मोनेला है, माइक्रोबैक्टीरियम है, डिप्लोकोकस है या स्ट्रेप्टोमाइसिस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टीबी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को कौन सा बीटल? तो माइक्रोबैक्टीरियम है। जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम। दूध से दही बनाने जमने में का कारण क्या है? तो इसका उत्तर बताएंगे लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। साथ साथ आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहें। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? वान हॉस्की ने, स्टॉकमैन ने या स्मिथ ने या स्टनले ने? तो इसका उत्तर हो, आप सब भी आंसर साथ साथ करते रहें। हम देख रहे हैं लोग जो है आंसर करने में बहुत कोताही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आप यदि गलतियाँ करते हैं तो आपको परमानेंट याद, लिखेंगे तो वो चीज़ें आपको परमानेंट याद हो जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ लिखा जरूर करें, भले कॉपी में लिखें। हम तो कह रहे हैं कॉपी में लिखने से आपको समय लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। HIV द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा है? तो HIV से कौन सा होता है? एड्स नामक बीमारी हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स होने का कारण क्या है? फफूंदी है, अमीबा है, वायरस है, बैक्टीरिया है? आप उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट पे करते रहें। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? वायरस हो जाएगा एड्स का कारण। इबोला क्या है? तो इबोला एक प्रकार का वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का, जीवाणु का, लाइकेन का या कवक का? तो शैवाल का अध्ययन किस में करते हैं? तो शैवाल का ही किया जाता है। इसे यहाँ पर अल्गोलॉजी कहते हैं या इसको अल्गोलॉजी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी दोनों करेक्ट है। चलते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? तो बताओगे 300 होती है नवजात में। और सामान्य मनुष्य बड़े लोगों में कितनी आप बताओगे? 300 हड्डियाँ होती। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो उसको खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ आप बताओगे? 8 हड्डियाँ। और सिर में जब कहा जाएगा तो 29 हड्डियाँ होती हैं। कैसे आप बताओगे? फेस में यानी कि चेहरे में कितनी? 14 होती हैं। और उसके बाद में 8 हड्डियाँ खोपड़ी में हो गई, और उसके बाद में 6 हड्डियाँ कान में हो गई, और 1 हड्डियाँ हमारे गले में हो गई। टोटल कितना हो गया? टोटल जो है 29 हड्डियाँ होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है? स्टेपीज अब पहले से जानते हैं किसकी? कान की हड्डी स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? कान की हड्डी होती है स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? अभी बात हो चुकी है। तो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे बड़ी होती है। इसे फीमर या उरु हड्डी के नाम से जाना जाता है। दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व? कमेंट नहीं कर रहे हैं आप सब, कमेंट कीजिए आप सब जल्दी से। क्वेश्चन कर। पोटेशियम और कैल्शियम से बनी होती हैं दांतों हड्डियाँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम से, फास्फोरस और सल्फर से, कैल्शियम और फास्फोरस से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों का जो कैल्शियम और फास्फोरस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 18 होते हैं, 14 होते हैं, 12 होते हैं, 20 होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन यदि यही कहा जाए प्यारे साथियों कि छाती में कितने, तो छाती में 25। एक स्टर्नम नामक हड्डी जुड़ जाती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है, खोपड़ी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या बता दें आपको? टांग में। टा से टीबिया, टा से टांग आप कह सकते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो उसमें किसकी कमी होती है? उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी प्यारे साथियों क्या है? सबसे मजबूत हड्डी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 है कि 12 है कि 8 है? तो 18। तो इसका 20 दांत जो है मनुष्य की 2 बार। बचपन में 20 दांत निकलते, दोबारा वो 20 निकलते हैं और 12 और निकलते, टोटल 32 हो जाते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ प्रारंभ होती है? तो बताओ मुख से प्रारंभ होती है। मुख से किसका बताओगे? स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टेनिन पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है, और किटाइलिन।
तो लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। लार में किसके पाचन में सहायक है? फाइबर के, वसा के, प्रोटीन के, स्टार्च के। तो अभी बात हो चुकी है, स्टार्च या मंड के पाचन में सहायक है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन है, रेनिन है, इरेप्सिन है, इप्रेप्सिन है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या होगा? रेनिन हो जाएगा, दुग्ध के पाचन में सहायक एंजाइम। अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थि और पेशी को। तो आप बताएंगे टेंडन या कंडरा जोड़ता है, जबकि हड्डी और हड्डी को जोड़ता है कौन सा? तो बताओगे लिगामेंट जोड़ता है। चलते हैं, अधिकतम पोषक तत्व में रक्त कहाँ अवशोषित करता है? छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मुंह से, पेट से। तो अधिकतम पोषक तत्व कहाँ पर अवशोषित? तो छोटी आंत में होते हैं। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 होती है, 18 होती है, 26 होती है, 32 होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 32 फीट होती है। सेंटीमीटर में लगभग 950 सेंटीमीटर कह सकते हैं होती है। चलते हैं, निम्नलिखित में भोजन पचाने के लिए किस खास एंजाइम की किसकी आवश्यकता होती है? तो भोजन पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त किसके कारण से होता है? तो आपको बता दूं लाल रक्त किसके कारण से। तो पहला ऑप्शन है WBC, RBC, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा। तो किसके कारण से होता है? तो आप बताओगे हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? मैग्नीज, जस्ता, लोहा या तांबा। तो हीमोग्लोबिन में आपको बता दूं क्या लोहा पाया जाता है, यानी इसी को आयरन या फेरस नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से, उदर से। प्रोटीन का पाचन पूछा गया है, तो आप बताएं प्रोटीन का पाचन पेट या उदर या इसी को आमाशय कहा जाता है, यहीं से प्रारंभ होता है। पेप्सिन क्या है? हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, खनिज है। तो पेप्सिन आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? पेप्सिन हो जाएगा आपका एक प्रकार का एंजाइम है। चलते हैं, सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है? पहले जैसा रहता है, बढ़ता है, घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो आपको बता दूं रक्तदाब क्या होता है? सोते समय घट जाता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्दी हम सब बायोलॉजी खत्म करने वाले, उसके बाद हम सब जो है केमिस्ट्री देखेंगे या फिजिक्स, जो भी। रुधिर दबाव किस यंत्र से नापा जाता है? ECG से, स्टेथोस्कोप से, स्फेग्नोमेट्रिक आर्म बैंड से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? स्फेग्नोमाइनोमीटर से रुधिर दाब तथा हृदय की गति मापी जाती है। हृदय यहाँ पर लिखा था, यहाँ हृदय गलत थोड़ा सा लिखा, उसको करेक्ट समझिएगा। हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। और 1 मिनट में कहा जाए तो कितनी बार? 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? थोड़ा सा उसको, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक पर ना जाइएगा, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। कौन सी धातु पाई जाती है रक्त में? रक्त में लोहा या आयरन नामक धातु पाई जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मनुष्य की RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल 120 दिन, जबकि WBC का 1 से 5 दिन तक होती है। मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताओगे RBC का निर्माण कहा जाए, रक्त का निर्माण सबका अस्थिमज्जा या बोन मेरो में ही होता है। जबकि भ्रूण में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो बताओगे लीवर के मीसोडर्म में होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण? तो बताओ यूरोक्रोम के कारण होता है। चलते हैं, मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? 20 से 25 बार, 16 से 18 बार, 12 से 20 बार, 70 से 72 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 16 से 18 बार जो है मनुष्य के 1 मिनट में सांस लेता है, और उसको ऐसे 17 बार सामान्यतः कहा जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? सांस में CO2 की मात्रा छोड़ी गई में 4%, लेकिन हम कितना लेते हैं? तो 0.03% ही हम जो है श्वास के रूप में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप क्या बताएंगे? 42% कि 50% कि 60% या 80%? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोयाबीन में 42% है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता? तब भी इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? सोयाबीन ही बताएंगे। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एलाग्रा होता है, बेरी बेरी, रिकेट्स या रतौंधी?
तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी, इसी को नेक्ट्रोलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, यानी व्यक्ति को रात में नहीं दिखता। चलते हैं, शाकाहारी लोग किस में अधिक प्रोटीन पाते हैं, सब्जियों में, अनाजों में, दूध में या दालों में? तो किस में पाते हैं आप बताएंगे प्यारे साथियों? सबसे अधिक शाकाहारी जो है दालों में प्रोटीन पाए जाते हैं। वैसे आप जानते हैं सोयाबीन में, लेकिन उसके बाद दालों में सबसे कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए है कि सी है कि के है कि ई है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है? तो बताओ विटामिन ये जो है प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं फैलती है? टाइफाइड है, अमीबियासिस है, फ्लू है या हैजा है? तो कौन सी बीमारी नहीं? तो आप बताओ फ्लू बीमारी जो है पानी के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया के संक्रमण से होता है, मस्तिष्क में गड़बड़ी होती है या यकृत में, प्लीहा में या वृक्क में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, पीलिया के कारण यकृत में जो है प्रॉब्लम आ जाता है। चल यकृत को ही लीवर कहा जाता है। मियादी बुखार या टाइफाइड किस कारण से होता है? तो फफूंद होता है कि वायरस की, बैक्टीरिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? जीवाणु कारण से। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट की जाती है। चलते हैं, पानी, दूषित पानी पीने से भी होता है। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एलिजा पोलियो के लिए, टीबी के लिए, एड्स के लिए या कैंसर के लिए? तो एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है प्यारे साथियों? तो बताओ एड्स के लिए क्या हो जाता है या एलिजा टेस्ट किया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन को देखने। क्वेश्चन है, सदिश राशि कौन सी नहीं है? वेग की विस्थापन की बल या आयतन? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे आप? यह फिजिक्स से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अभी तक आपने बायोलॉजी देखा, तो इसका उत्तर क्या है? आयतन। सामान्यतः जिसमें वाह होता है या बल लगा होता है वह सभी राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं, या अड़ा लगा हो तो भी वो सदिश राशियाँ हो। देखिए आयतन में कहीं पर भी वाह या अड़ा नहीं लगा हुआ है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग है, द्रव्यमान है, समय है या लंबाई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दें। वेग जो क्या है सदिश राशि, अभी मैंने बताया था वह आपको, लेकिन आधा वा नहीं, आपको याद रखना है। वेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध किससे है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे। पहला है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगा होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही लग, या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिया प्रतिक्रिया क्या है प्यारे साथियों? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, यानी क्रिया की प्रति विपरीत प्रक्रिया होना चाहिए। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहले नियम को जड़त्व का नियम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, गैलीलियो के नाम भी कहा जाता है इसे। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का पहला नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो तृतीय रॉकेट के सिद्धांत पे आप बताओगे तृतीय नियम पर, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है कह सकते हैं। रॉकेट का आप देखते हो जब ऊपर उड़ता है तो उसका एक पार्ट जो है पीछे की ओर जाता है, एक पार्ट आगे की ओर जाता है, यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया कह सकते हो। बंदूक आप जानते हैं जब आप गोली चलाते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव बढ़ता है, घटता है, वही बनाता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक बना? तो ध्रुवों से कोई भूमध्य रेखा से, देखिए भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, बढ़ता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, जब बैरोमीटर का पारा गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अचानक गिरे तो इसका मतलब क्या है? आंधी तूफान। अचानक गिरे तो क्या होगा प्यारे साथियों आप बताओगे? आंधी तूफान होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जब धीरे धीरे ऊपर उठे तो समझ लीजिए दिन साफ होगा, धीरे धीरे नीचे गिरे तो इसका मतलब होगा पानी की बरसात होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों नहीं फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, या घर्षण की कमी कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण? तो क्यों नहीं गिरते? इसका उत्तर क्या हो जाए? घर्षण की कमी के कारण जो है नहीं फिसलते हैं। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? खींचा हुआ धनुष में,
चलता हथौड़ा में, बहता पानी में, चलती गोली में। तो यहाँ पर खींचा हुआ धनुष में क्या होता है? गतिज ऊर्जा नहीं, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। या भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा हो? तो उसमें भी आप बताइए। खींचे हुए कह सकते हैं स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। श्यानता की इकाई क्या है प्यारे साथियों? पास्कल है, पॉइजली है, या पॉइज है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? श्यानता की इकाई क्या होती है? आप बताओगे पॉइज जो है श्यानता की इकाई होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के थे? अमेरिका के, इटली के, इंग्लैंड के, या जर्मनी के? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे। चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो इसका उत्तर आप मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का ही कहा जाए तो 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? त्वरण का है, बल का है, ऊर्जा का, या शक्ति का? तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। चलते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसमें ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर ऊर्जा होना चाहिए। ऊर्जा कम हो जाएगी, चाल बढ़ जाएगी, भार बढ़ेगा, या भार घटेगा? वस्तु को गर्म करने पर उसकी जो है चाल बढ़ जाएगी। वस्तु की क्या बढ़ेगी? तो आप बताओगे उसकी चाल बढ़ जाएगी। चलते हैं। सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? इसमें कहा जाता है सेल्सियस लिखना चाहिए था। हाँ, इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया तो इसको छोड़िए। सिस्टम। बर्फ में दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, या शून्य हो जाएगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है प्यारे साथियों? तो उसका उत्तर हो जाएगा घट जाएगा। याद करना है आपको। तो गलनांक घट जाएगा। चलते हैं। वह कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों तापक्रम पर एक समान रहता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों समान रहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 फारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, या 98.4 डिग्री केल्विन होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। 98.4 फारेनहाइट होता तो करेक्ट हो जाता। फारेनहाइट होता तो करेक्ट हो जाता। चलते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? उसे फोटॉन के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर ये करेक्ट हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने, या फैकॉल्ट ने? तो सबसे पहले किसने दिखाया था? आप बताओगे ग्रेमाल्डी ने जो दिखाया था। चलते हैं। प्यारे साथियों, अब केमिस्ट्री की बारी है। केमिस्ट्री जीके से क्वेश्चन आपको स्टार्ट होने वाला है। फिर से जो है बने रहिए प्यारे साथियों। पहला टॉपिक इसमें जो है शामिल किया गया परमाणु संरचना से। अब परमाणु संरचना से पहला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो आप बताओगे डाल्टन ने किया था। ये ऑनलाइन फॉर्म में देखेंगे, फास्ट देखेंगे ये वीडियो। कैथोड किरणों को किससे मापा जाता है? तो आप क्या बताओगे? द्रव्यमान तथा आवेश दोनों से जो है कैथोड किरणों। अच्छा, कैथोड की किरणों में क्या पाया जाता है? तो बताओगे द्रव्यमान और आवेश दोनों। परमाणु संरचना का मॉडल किसने तैयार किया था? कहा जाए तो मॉडल जो है बोर तथा रदरफोर्ड ने तैयार किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है? रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन संख्या उसके रासायनिक गुण को तय करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। न्यूट्रिनो की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप बताओगे पाउली ने जो है न्यूट्रिनो की खोज किया था। अभी बात होगी और सभी कणों की। न्यूट्रिनो के कण की खोज पाउली ने 1930 में किया। चलते हैं। प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता? प्रोटॉन किस किस द्रव्यमान संख्या किसका किसका योग है? तो बताओगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या का योग क्या कहलाता है? तो आप बताओगे द्रव्यमान संख्या। इसी को परमाणु भार भी कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होता है? तो बताओ न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक होती है। न्यूट्रॉन की खोज का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बताओगे न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो अब बताओगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने? तो आप बताओगे चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी पूछा जाए प्यारे साथियों? आप बताओगे 1997 में।
जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है दिया गया था। तांबे का प्रमाण क्रमांक यानी कॉपर का प्रमाण क्रमांक क्या होता है? तो कॉपर का प्रमाण क्रमांक होता है 29 यानी 29। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो आप बताओगे इसमें न्यूट्रॉन क्या है? तो आप बताओगे न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। यहाँ पर गलत लगा हुआ है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे प्रोटॉन कहा जाता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 17 होता है, क्योंकि 287 है, उसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है? बताओगे 17 होता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूटेरियम की मास संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे ड्यूटेरियम की मास संख्या 2 होती। मोल मास मतलब द्रव्यमान 1H2 होता है ड्यूटेरियम का, तो इसी को पूछा गया है। चलते हैं, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो फ्लोरीन जो हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि परमाणु अभाज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डाल्टन ने कहा था परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। चलते हैं, प्रोटॉनों की चार्ज किसके बराबर होता है? तो आप बताओगे प्रोटीन के बराबर होता है। प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों लगभग एक ही समान है लगभग। श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? तो बताओ कार्बन में जो है श्रृंखलन का गुण जो है, श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? आप बताओ कार्बन में। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है या किसका एंटीकण है? तो बताओ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा? तो C12 है, कार्बन 12 कह सकते हो। तत्व का सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। चलते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? अभी बताइए। ईटा पर नाचो, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? तो बताओ युकावा है। चलते हैं, सोडियम परमाणु को कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बताओगे उत्तर हो जाएगा 10। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अभी आपको बता दें कि ये सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप बताओगे 11 होता है। तो इसका 2 8, सोडियम का कितना होता है? 12 होता है। तो 2 8 और कितना हो जाएगा? 2 8, तो इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सभी क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। वह कण यहाँ कण समझिएगा कि न्यूक्लियन को बांधने पर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेसॉन कहा जाता है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा? मेसॉन क्या है? एक अस्थायी कण है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 प्रोटॉन होते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो आप कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और वही प्रोटॉनों की संख्या ही कहलाती है। अब आया क्वेश्चन अम्ल, भस्म और लवण से, यानी एसिड, बेस और साल्ट से सोडियम की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे हम्फ्री डेवी ने किया था। अभी बात आगे बढ़ेगी, प्यारे साथियों बने रहें आप, चैप्टर वाइज है सब। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम आप बताओगे बॉक्साइट से प्राप्त होता है। उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक धन आयन है? नहीं है, पूछा गया है। तो सल्फेट आयन यहाँ आधा एल रहेगा। चलते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बताओ 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। और बताओ आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। सबसे कम गलनांक किसका होता है? पारे का गलनांक सबसे कम होता है, यानी बहुत जल्दी गल जाता है। चलते हैं, कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क क्या है? लोह हल्का कह सकते हो, ये लोहे का अयस्क है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो बताओगे पारा जो है सामान्य अवस्था में तरल पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भस्म वह है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, वो कहलाता है भस्म, और जो प्रोटॉन देता है वो कहलाता है अम्ल कहलाता है। अम्ल का नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो नीले को लाल। कैसे? आपको याद करना है, अनीला, अनीला, आ से अम्ल और नीले को क्या बनाएगा? तो लाल बनाएगा, आपको याद रखना है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है?
तो आप बताओगे भस्मों का स्वाद क्या होता है, तो बताओगे कड़वा होता है, ये याद रखना, इसमें गलत लिखा हुआ है। चलते हैं, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो बताओगे सोरेनसन ने किया था। सोरेन पेटर ने किया, सोरेनसन आपको याद रखना है, सोरेनसन ने किया था। चलते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो एग्जैक्ट बताएं आपको 6.6 नहीं 6.4 आप मानिएगा, 6.4। मूत्र का भी पीएच मान 6 या 6.4 होता है। दूध और मूत्र दोनों का पीएच मान लगभग समान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताओगे 7 होता है। और ये उदासीन घोल का पीएच मान आप पूछा जाए तब भी आप 7 ही बताएंगे। लोहे में किस प्रकार के पानी में जल्दी में जंग लगता है, तो बताओ समुद्र के जल में जो है जल्दी जंग लग जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो बताओ सोना जो है धातुओं का राजा है। जिंक के लेप देने से लोहे में जंग नहीं लगता है, या प्रक्रिया क्या कहलाता है, जस्ता चढ़ाना, गल्वनाइजेशन या असद लेपन कहलाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक अवयव क्या है, तो आप बताओगे आवश्यक अवयव है। ये बात किसने बताया था, तो हम्फ्री डेवी ने बताया था। चलते हैं, निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता है, तो टंगस्टन नहीं पाया जाता है, और सभी जो है उसके अंग है। सीमेंट की खोज किसने, तो आप बताओ जोसेफ अस्टपडीन ने किया था। लोहे को शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है, तो बताओ पिटवा लोहा है। और घटिया कौन सा, तो बोलते पीट लोहा। अब आते हैं द्रव की अवस्थाएं तथा जल से क्वेश्चन आपके सामने मिलने वाले हैं। कहा था कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो फिटकरी उत्पादन नहीं, आपको ऊर्ध्वपातन कहते हैं जो ठोस से तुरंत गैस में परिवर्तित हो, जैसे कपूर ठोस से गैस, नेप्थालीन फिटकरी, अमोनियम क्लोराइड सभी जो है, लेकिन फिटकरी ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। निम्नलिखित कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो इनमें से कार्बन अक्रिय गैस नहीं है, और सभी अक्रिय गैस या इनर्ट गैसें हैं। पानी में घुली हुई कौन सी गैस क्षारीय बनाती है, तो अमोनिया जो है पानी को क्षारीय बना देती है। इथेनॉल सोडियम से अपक्रिया करके कौन सा गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है, तो बताओ मैग्नीशियम यानी Mg को निकाला जाता है। ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। पंकिल जल या शुद्ध जल का निष्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गंदे जल को, तो आप बताओ साधारण फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी में ऐसा क्या पाया जाता है कि वह रक्त के बहाव को रोक देता है, तो उसमें कोआगुलेशन या स्कंदन पाया जाता है। चलते हैं, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे अलग किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है अलग किया जाता है। 10 मोल जल का कितना % होता है, तो बताओ 180 ग्राम होता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसका मास घनत्व सबसे कम है, तो पेट्रोल का जो है घनत्व सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव बदल जाती है, तो हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर ये द्रव में बदल जाती है। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या साफ कर, तो आप बताओ बीज संक्रमण कहलाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है जब ठोस अवस्था में रहा जाता है। ओजोन का ऑक्सीकरण एक क्या है, तो बताओगे ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, अपर रूप है या एलोट्रॉफ है कह सकते हो। अब नाभिकीय ऊर्जा से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पहली बार बम कहाँ पर फेंका गया था, तो हिरोशिमा में। कब, तो 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त 1945 आपको याद करना है। और वही कहा जाए नागासाकी में, तो 9 अगस्त को गिराया गया था। बारूद का आविष्कार आप बताओगे रोजर बेकर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के। परमाणु शक्ति संयंत्र का सिद्धांत सर्वप्रथम किस पर आधारित है, तो बताओ विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा, तो बताओ यूरेनियम है। रेडियम की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम का खोज। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके अवमंदित किया जाता है, तो बताओ मॉडरेटर के द्वारा किया जाता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व तो नहीं दर्शाता है, रेडियोएक्टिवता नहीं दर्शाता, तो एल्युमिनियम जो है रेडियोएक्टिवता को नहीं दर्शाता, और सभी जो रेडियोएक्टिव तत्व हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, तो बताओगे क्यूरी होती है।
निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो आप बताओगे नाभिक का गुण जो है रेडियो सक्रियता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।